हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एव स्टडी क्लासेस। सो गाइज, आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जिन्हें यूजीसी नेट के सितंबर 2024 के एग्जाम में पूछा गया था। तो आज इन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये डिस्कशन ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एमसीक्यूज। एवर स्टडी क्लासेस के बहुत सारे कोर्सेज हैं यूजीसी नेट एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। आप इन कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो ऑन एवर स्टडी क्लासेस वेबसाइट। The question is, which of the following terms are associated with BRIO framework of internal analysis? So देखिए, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हमारा एक कंसेप्ट होता है इंटरनल एनालिसिस, और इंटरनल एनालिसिस करने की बहुत सारी टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल हैं। उसमें से एक टेक्निक है जिसे हम बोलते हैं VRIO फ्रेमवर्क। सो BRIO फ्रेमवर्क जो है, उससे रिलेटेड टर्म्स कौन कौन सी हैं ये हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शन है हमारे पास वैल्यूएबल, रेयर, इमिटेबल, ऑर्गेनाइज्ड फॉर यूजेस एंड इनोवेटिव। देखिए, VRIO की अगर हम बात करें तो एक तरह से अगर आपको VRIO की फुल फॉर्म पता है तो ये आंसर यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। सो हमारे पास यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा A, B, C एंड D ओनली, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि VRIO में हमारे पास आता है वैल्यूएबल, रेयर, इमिटेबल एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर यूजेस। सो जब भी हम इंटरनल एनालिसिस करते हैं तो जो भी हमारे इंटरनल रिसोर्सेज हैं उससे रिलेटेड ये फ्रेमवर्क है। तो यानी कि बोला जाता है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो वैल्यूएबल होने चाहिए, यानी कि वो हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको एक वैल्यू प्रोवाइड करें, तभी हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। हमारे रिसोर्स जो है वो रेयर होने चाहिए, आसानी से इमिटेट उन्हें कंपटीटर्स ना कर पाए, और सिस्टमेटिक और स्ट्रक्चर्ड वे में हमें चलना है, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड जो है वो हमारे रिसोर्सेज होने चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन हमारी ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। सो ये चार एलिमेंट्स BRIO फ्रेमवर्क में होते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, A, B, C एंड D ओनली। Next question is the major strategies and policies for a business enterprise that give an overall direction to operations are likely to be in which of the following areas। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो मेजर स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज हैं एक बिजनेस एंटरप्राइज की, दैट गिव एन ओवरऑल डायरेक्शन, जो ओवरऑल डायरेक्शन देती हैं ऑपरेशंस को, आर लाइकली टू विन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया, वो कौन से एरियाज में होती हैं। ऑप्शन है हमारे पास ग्रोथ, फाइनेंस, नीड्स, पर्सनल एंड मार्केटिंग। राइट, तो यहाँ पर 5 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। सो कौन कौन से बिजनेस एरियाज होते हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना होता है। वेरी सिंपल, हमारे पास देखिए फाइनेंस है, राइट, हमारे पास पर्सनल है यानी कि HR, हमारे पास मार्केटिंग है। इसके अलावा हमें ग्रोथ के ऊपर फोकस करना होता है, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस के ऊपर फोकस करना होता है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर बनेगा A, B, D एंड E। A, B, D एंड E दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में, तो इसलिए हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3। इसमें देखिए C को हमने इंक्लूड नहीं किया। क्यों इंक्लूड नहीं किया? क्योंकि नीड नाम का कोई भी बिजनेस एरिया नहीं होता है जिसके ऊपर हम फोकस करते हैं और जो ओवरऑल डायरेक्शन कंपनी के ऑपरेशंस को देता है। सो नीड्स नाम का कोई भी ऑपरेशनल एरिया नहीं होता है, इसलिए C को हम हटा देंगे। हमारा राइट आंसर होगा A, B, D एंड E ओनली, जो दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। Next question is, arrange the Hambrick and Fredrickson model of स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन प्रॉपर सीक्वेंस फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का हमारा मॉडल है हैम्ब्रिक एंड फ्रेडरिक्सन के मॉडल से क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमें उनको सीक्वेंस में यहाँ पर लगा के बताना है कि प्रॉपर सीक्वेंस क्या है बिगिनिंग टू एंड ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं हमारे पास, विजन एंड मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, इंप्लीमेंटेशन लीवर्स एंड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, एंड स्ट्रेटेजी एरिना, व्हीकल्स, डिफरेंशिएटर्स, स्टेजिंग एंड इकोनॉमिक लॉजिक। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले हमारे पास आएगा विजन एंड मिशन। सबसे पहले कंपनी को पता होना चाहिए कि उसके जो विजन है, जो मिशन है, वो क्या है। राइट, विजन और मिशन जब आप बना लेते हो तो उसके बाद नेक्स्ट हम विजन और मिशन के बाद फॉर्म होते हैं हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। राइट, तो यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर एलिमिनेट हो गया। राइट, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट विल बी स्ट्रेटेजिक एरिनास, व्हीकल्स, डिफरेंशिएटर्स, स्टेजिंग एंड इकोनॉमिक लॉजिक। हमने हमारा विजन और मिशन बना लिया, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बना लिए, फिर हम अपने स्ट्रेटेजिक एरिनास देखेंगे, व्हीकल्स देखेंगे, डिफरेंशिएटर्स देखेंगे, जिनके थ्रू हमें कंपिटिटिव एडवांटेज जो है वो गेन करना है। राइट, जब इन सब चीजों के बारे में हमें पता चल जाएगा तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर आएगा
that will be option number C, that is internal and external strategic analysis, right? जब भी हम अपने डिफरेंशिएटर वगैरह तय कर लेंगे उसके बाद हमारा हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ्स को, हम एनालाइज करेंगे एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट को, और लास्ट स्टेप हमारा यहाँ पर आएगा इंप्लीमेंटेशन लीवर्स एंड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप। इंप्लीमेंटेशन लीवर्स का मतलब होता है, लीवर्स का यहाँ पर मतलब है जो भी हमारी स्ट्रेटेजीज हैं, जो भी हमारी प्रोसेसेस हैं, उन्हें हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे और स्ट्रेटेजिक लीडरशिप के ऊपर फोकस करेंगे। तो ये हमारी सीक्वेंस हो जाएगी ABECD, जो कि यहाँ पर दी गई है ऑप्शन नंबर 2 में। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। Next question is, which of the following are the modes of strategic decision making according to Mintz work? तो Mintz work के अकॉर्डिंग strategic decision making के कौन कौन से मोड्स होते हैं ये हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शंस में हमारे पास दिया गया है entrepreneurial mode, adaptive mode, planning mode and logical and incrementalization mode, राइट? तो ये तीन मोड्स जो हैं वो दिए थे मिन्स वर्क ने स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के, और वो तीन मोड्स हैं हमारे ऑन्टरप्रेन्योरियल मोड, एडेप्टिव मोड एंड प्लानिंग मोड। लॉजिकल इंक्रीमेंटलाइजेशन मोड नहीं होता है। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज A, B एंड C ओनली। तो देखिए मिन्सबर्ग ने यहाँ पर बोला कि तीन तरह के स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग मोड्स होते हैं। ऑन्टरप्रेन्योरियल मोड, ऑन्टरप्रेन्योरियल मोड का मतलब है जब हम कोई स्ट्रेटेजिक शिफ्ट करते हैं, यानी कि इस तरह के डिसीजन लेते हैं जिनमें क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है, जिनमें रिस्क इन्वॉल्व है, तो उस तरह के डिसीजन को यहाँ पर बोला गया ऑन्टरप्रेन्योरियल मोड। इसके अलावा एडेप्टिव मोड में इन्होंने बोला इसमें वो डिसीजन शामिल हैं जहां पर हम सिर्फ इमिटेट करते हैं, राइट, हम सिर्फ अडेप्ट करते हैं, यानी कि जो हमारी डिसीजन मेकिंग है वो प्रोएक्टिव नहीं है, वो रिएक्टिव है, हम रिएक्ट कर रहे हैं, जो ऑलरेडी चीजें चल रही हैं उन्हीं में हम कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट कर रहे हैं, कुछ नया लेकर के नहीं आ रहे हैं। तो उस तरह से उस तरह के जो डिसीजंस होते हैं, उस तरह के स्ट्रेटेजिक डिसीजंस को इन्होंने कहा एडेप्टिव मोड। तीसरा इन्होंने बताया प्लानिंग मोड, जब भी हम स्ट्रक्चर और सिस्टमेटिक वे में डिसीजंस लेते हैं जहां पर हमें पूरी प्लानिंग करनी है, ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करना है, प्रोडक्ट्स को प्लान करना है, तो ये सारे डिसीजंस इन्होंने बताया प्लानिंग मोड में। इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर लिस्ट वन में हमारे पास कुछ मॉडल और फ्रेमवर्क दिए गए हैं और दूसरी तरफ ऑथर्स का नेम मेंशन्ड है जिन्होंने इनको डेवलप किया है। तो यहाँ पर देखिए मेंशन्ड है BRIO फ्रेमवर्क, वैल्यू चेन एनालिसिस, प्रोडक्ट मार्केट मैट्रिक्स एंड पेस्ट एनालिसिस। तो किस किसने इनको दिया है हमें यहाँ पर मैच करके बताना है। तो देखो BRIO जो फ्रेमवर्क है इसको JV बार्ने ने दिया था। इसके अलावा वैल्यू चेन एनालिसिस को दिया था माइकल E पोर्टर ने। इसके अलावा प्रोडक्ट मार्केट जो हमारा मैट्रिक्स है ये एनसॉफ ने दिया था, एनसॉफ मैट्रिक्स भी हम इसको बोलते हैं। और पेस्ट एनालिसिस दिया था जॉनसन और स्कॉल्स ने। तो इसलिए यहाँ पर देखिए सीधा ही यहाँ पर दिया गया है, ए के साथ हमारा यहाँ पर है 1, बी के साथ है हमारा 2, सी के साथ है हमारा यहाँ पर 3 और डी के साथ है हमारा 4, राइट? तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। Next question is, arrange the project life cycle phase in proper sequence from starting to end, right? So project, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं, जो भी उस प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल होता है, उसे हमें यहाँ पर प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। तो यहाँ पर जो फेज हमारे पास मेंशन है वो है डेफिनेशन फेज, कंसेप्शन फेज, इंप्लीमेंटेशन फेज, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फेज एंड प्रोजेक्ट क्लीनअप फेज। सबसे पहला स्टेप हमारा प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में होता है, दैट इज द कंसेप्शन फेज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, राइट? सबसे पहले कंसेप्शन फेज आएगा जिसमें हम अपने प्रोजेक्ट का जो आइडिया है उसको बेसिकली कंसीव करेंगे, कि आइडिया जनरेशन वाला जो ये स्टेप होता है वो हमारा कंसेप्शन फेज आता है। यहाँ पर हम डिसाइड करते हैं कि एक प्रोजेक्ट हमें लगाना है। तो बी अगर हमारा पहला ऑप्शन होगा तो ऑप्शन नंबर 1 और फोर्थ हमारा यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। सेकंड आएगा हमारा ए डेफिनेशन फेज, जिसमें हम अपने प्रोजेक्ट को क्लियरली डिफाइन करेंगे, एक्टिविटीज को डिफाइन करेंगे कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है। जब ये हमारा डिसाइड हो जाएगा सो नेक्स्ट स्टेप उसके बाद आता है हमारा प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फेज, जहां पर हम डिटेल्ड प्लानिंग करेंगे और जो भी एक्टिविटीज हैं उनको ऑर्गेनाइज करेंगे। हमारी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इस फेज में यहाँ पर डिसाइड होगी। जब ये सारी चीजें डिसाइड हो जाएंगी सो नेक्स्ट हमारा फेज आएगा इम्प्लीमेंटेशन फेज, जहां पर हम अपने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। और लास्ट हमारा स्टेप आता है प्रोजेक्ट क्लीनअप फेज, यानी कि जहां पर जो हमारा प्रोजेक्ट है वो क्लोज हो जाता है। सो राइट सीक्वेंस यहाँ पर होगी BADCE जो दी गई है ऑप्शन नंबर 2 में। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन ईला भट्ट इज एसोसिएटेड। सो ईला भट्ट कौन सी एसोसिएशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन से
एसोसिएटेड हैं ये हमें बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं मुक्ता सर्विसेज, लिज्जत पापड़, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन या फिर आव्या ग्लोबल कनेक्ट। तो देखिए जो ईला भट्ट हैं ये एसोसिएटेड हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन से, जिसे हम शॉर्ट में सेवा भी बोलते हैं, राइट। तो सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है जो वुमेन को एम्पावर करती है सेल्फ एम्प्लॉयड होने में, और गांधीयन प्रिंसिपल पे ये काम करते हैं कि हमें सेल्फ रिलायंट होना है, राइट। तो सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन से जुड़ी हैं इला भट्ट, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। Next question is, which type of entrepreneur is known for generating innovative ideas and seeking ways to improve processes? तो ये इंटरप्रेन्योर से क्वेश्चन पूछा गया है। इंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन में रह करके ऑन्टरप्रेन्योरियल फंक्शंस को परफॉर्म करता है, यानी कि वहां पर वो आइडियाज को जनरेट करेगा, एक नए प्रोजेक्ट पे काम करेगा, उसको हम इंटरप्रेन्योर बोलते हैं, राइट। सो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कौन किस टाइप का इंटरप्रेन्योर होता है जो जनरेटिव इनोवेटिव आइडियाज पे काम करता है एंड सीकिंग वेज टू इम्प्रूव प्रोसेसेस, जो एक ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोसेसेस हैं उनको इम्प्रूव करने पे ध्यान देता है। चार ऑप्शंस हैं हमारे पास, एम्प्लॉय इंटरप्रेन्योर, डूअर्स इंटरप्रेन्योर, क्रिएटर इंटरप्रेन्योर या फिर इम्प्लीमेंटर इंटरप्रेन्योर। तो देखिए इस तरह का जो इंटरप्रेन्योर होता है जो जनरेटिव इनोवेटिव आइडियाज पे काम करे और प्रोसेसेस को इम्प्रूव करने पे ध्यान दे, तो उसे हम बोलते हैं क्रिएटर एंटरप्रेन्योर। राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सो ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है। Next question is, which of the following institutions are providing microfinance services to poors? So कौन से institutions हैं जो microfinance services provide कर रहे हैं poors को, ये हमें यहाँ पर बताना है। Options हैं हमारे पास, conventional beaker section lending banks, B is microfinance institution, C is self help group bank linkage program and D is Exim Bank। तो यहाँ पर हमें करेक्ट ऑप्शन है जो है वो चूज करना है। सो ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो माइक्रो फाइनेंस सर्विसेज पुअर्स को प्रोवाइड करते हैं, गरीब लोगों को प्रोवाइड करते हैं, ऐसे लोगों को प्रोवाइड करते हैं जो फाइनेंशियली मार्जिनलाइज्ड हैं, वो कौन कौन से हैं हमें यहाँ पर बताना है। सो देखिए इसका जो हमारा राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 4 विच इज ए बी एंड सी ओनली। इसमें देखिए जो कन्वेंशनल बीकर सेक्शन लेंडिंग बैंक्स हैं वो भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का तो मेन फंक्शन ही ये है कि वो माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड करें टू द मार्जिनलाइज्ड पीपल। इसके अलावा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम है, जैसे बहुत सारे बैंक्स हैं जो इस तरह के प्रोग्राम्स चलाते हैं जहां पर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो बैंक से लोन ले सकते हैं उनके स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए, तो सी भी इसमें आएगा। लेकिन जो एक्सिम बैंक है ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रिलेटेड फाइनेंसिंग करता है, ना कि माइक्रो फाइनेंस। तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए बी एंड सी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी? तो फिजिबिलिटी स्टडी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होता है? ऑप्शन है, टू परसुएड इन्वेस्टर्स टू फंड ए प्रोजेक्ट, B is to assess the historical background of a business, C is to uncover strengths and weakness of a business idea, and fourth is to outline the technical development process। तो फिजिबिलिटी स्टडी होती क्या है? तो देखिए फिजिबिलिटी स्टडी में हम क्या करते हैं, जो भी बिजनेस आइडिया है हमारा, कि जिस भी प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट करने वाले हैं वो प्रोजेक्ट हमारा फिजिबल है या नहीं, आइडिया हमारा फिजिबल है या नहीं, जो हमने सोचा है कि वो पॉसिबल है या फिर नहीं है, उसमें हमें आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फिजिबिलिटी स्टडी। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। फिजिबिलिटी स्टडी में हमारी कोशिश होती है कि जो भी हमारा बिजनेस आइडिया है उसकी टोटल जो भी स्ट्रेंथ्स हैं, जो भी वीकनेसेस हैं, वो हम यहाँ पर पता करें, उनको अनकवर करें और उसके हिसाब से अपना डिसीजन लें। इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑपरेशनल मेथोडोलॉजी ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जो ऑपरेशनल मेथोडोलॉजी है वो क्या होती है, ये हमें बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, ये सबसे पहले दिया गया है, विलेज मीटिंग ऑफ वुमेन इन विलेजेस बाय माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, बी इज ग्रुप फॉर्मेशन, C is group training for 5 to 7 days on procedures and business development skills. D is group meeting once a week for mobilizing saving, disbursing and repaying loans. And E is lending money for long term loans। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में कौन कौन सी एक्टिविटीज करते हैं ये बेसिकली हमें बताना है। तो देखिए जो विलेज मीटिंग होती है वुमेन की विलेजेस में, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा ग्रुप फॉर्मेशन भी होता है,
कुछ वुमेन्स जो हैं वो साथ में मिलकर के एक ग्रुप को फॉर्म करती हैं जिसको वो चलाती हैं। इसके अलावा जो ग्रुप ट्रेनिंग है वो 5 to 7 डेज की दी जाती है ऑन प्रोसीजर्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट स्किल। तो यस, एक ग्रुप ट्रेनिंग भी यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को दी जाती है। इसके अलावा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में वुमेन है उनकी जो मीटिंग है वो वंस अ वीक जरूर होती है, जिसमें जो सेविंग्स हैं उनको वो मोबालाइज करते हैं, डिसवर्सिंग होती है और लोन्स की रीपेमेंट भी होती है। इसके अलावा वो मनी लेंड भी करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए नहीं करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं। राइट, इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए बी सी एंड डी, विच इज इन द ऑप्शन नंबर 3। Next question is what can lead to the withdrawal of status respect according to Hagen's theory of entrepreneurship? So Hagen's ने एक थ्योरी दी entrepreneurship की जिसको हम withdrawal of status respect भी बोलते हैं। ये इस थ्योरी का एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है। राइट, तो व्हाट लीड टू विड्रॉल ऑफ स्टेटस रिस्पेक्ट, ये हमें बताना है। ऑप्शंस में दिया गया है इंक्रीज्ड रिकॉग्निशन फ्रॉम द ग्रुप, बी इज परसेप्शन दैट एफर्ट्स एंड पर्पसेस आर हाईली वैल्यूड, 3 is belief in stability of status symbols, and 4 is perception that efforts and purposes are not valued by other। तो ये हैगन्स ने एंटरप्रेन्योरशिप की जो ये थ्योरी दी, इसमें इन्होंने बताया कि एक पर्टिकुलर पर्सन एंटरप्रेन्योर क्यों बनता है। तो इस थ्योरी में ये बताया गया कि विड्रॉल ऑफ स्टेटस रिस्पेक्ट होता है। इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर पर्सन एक सोसाइटी में रह रहा है जहां पर उसे अपॉर्चुनिटीज प्रॉपर मिल नहीं पा रही हैं, और एक परसेप्शन उसकी क्रिएट हो जाती है कि जो भी उसके एफर्ट्स हैं, जो भी पर्पस लेकर के वो चल रहा है, जो भी वो अचीव करना चाह रहा है, उसको वैल्यू उस पर्टिकुलर सोसाइटी में नहीं किया जा रहा है, जो उसे एनकरेज करता है एंटरप्रेन्योर बनने में। वो एक क्रिएटिव आइडिया लेकर के आता है और एंटरप्रेन्योर बनता है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जिसमें दिया गया है परसेप्शन दैट एफर्ट्स एंड पर्पसेस आर नॉट वैल्यूड बाई अदर्स। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। Next question is arrange the financial institutions according to their formation from latest to earliest। तो हमें यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मेंशन है, हमें इन्हें अरेंज करना है और हमारा क्राइटेरिया है अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मेशन फ्रॉम लेटेस्ट टू द अर्लीस्ट, कि सबसे लेटेस्ट कौन हुआ है और सबसे पुराना कौन सा है। तो हम यहाँ पर बात करें इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, तो सबसे लेटेस्ट जो बना है वो है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो बना था 1982 में। तो ये सबसे लेटेस्ट है यहाँ पे। इसके बाद रीजनल रूरल बैंक्स बने थे, ये बने थे 1975 में। राइट, तो सबसे पहले आएगा सी, उसके बाद आएगा बी। आरआरबी के बाद अगर हम देखें तो उसके बाद फॉर्म हुई था नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यानी कि उससे पहले, और ये फॉर्म हुआ था 1954 में। तो ईयर भी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा इंस्टीट्यूशन फॉर्म हुआ था दैट वाज इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये हुआ था 1948 में, यानी कि सी बी डी ए। और सबसे पहले यहाँ पर फॉर्म हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन द ईयर ऑफ 1935। राइट, सो उसके बाद आएगा ई। सो हमारी राइट सीक्वेंस यहाँ पर हो जाएगी सी बी डी ए ई, जो हमें दी है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। दो लिस्ट हमें यहाँ पर मेंशन है। पहली लिस्ट में हमारे पास नेम्स ऑफ थ्योरीज हैं, और उसके बाद लिस्ट 2 में दिया गया है प्रोपाउंडर, यानी कि इन थ्योरीज को दिया किसने है। राइट, तो अगर हम यहाँ पर बात करें, सबसे पहले मेंशनड है थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड इनोवेशन। सो थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड इनोवेशन इसको दिया था पीटर एफ ड्रकर ने। थ्योरी ऑफ प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो इसको फ्रैंक एच नाइट ने दिया था। थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरियल सप्लाई की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसको थॉमस कॉकरन ने दिया था। और साइको एनालिटिक थ्योरी को दिया था सिगमंड फ्रॉइड ने। सो राइट यहाँ पर हमारी मैचिंग हो जाएगी जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, ए के साथ 2, बी के साथ 1, सी के साथ 4 और डी के साथ 3। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के एमसीक्यूज को डिस्कस किया। आई होप आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।